लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के बात किया। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर कि टेलर ने किस किस साइंटिफिक टेक्निक्स का उल्लेख किया। तो इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। पहला तो हम लोग जानेंगे आज कि व्हाट इज़ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। दूसरा हम लोग जानेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा जो जानेंगे वो है मेथड स्टडी। चौथा मोशन स्टडी। पांचवा टाइम स्टडी। छठा फटीग स्टडी। सातवां डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो है वर्क स्टडी एंड व्हाट इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन। पहला जो हमारा साइंटिफिक टेक्निक है वह फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने फैक्ट्री का दो डिवीज़न किया, एक प्लानिंग और दूसरा अगर बात करें तो वो है क्या, प्रोडक्शन। और इन दोनों को एक दूसरे से अलग दिखाया। यहाँ इन्होंने फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट लागू किया है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि वर्कर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ टेलर का मानना है कि ये सभी फंक्शंस को सही ढंग से चलाने के लिए एक ग्रुप ऑफ फॉरमैन्स या सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर्स के अंदर जो दो डिवीज़न है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इन दोनों क्या फंक्शंस में एक ग्रुप तैयार किया। प्लानिंग के लिए एक ग्रुप, प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए एक ग्रुप। अब प्लानिंग इंचार्ज में 4 फॉरमैन है, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 क्या फॉरमैन या सुपरवाइजर्स हैं। प्लानिंग इंचार्ज में जो 4 फॉर्मेंस है वो हो गए हमारे, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो एडिटर, डी फॉर डिसिप्लिनरियन, आई फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टी फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आर फॉर रूट क्लर्क। अब अगर बात करें प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर तो यहाँ जो 4 सुपरवाइजर्स या फॉरमैन हैं उन्हें शॉर्ट में अगर बोले हम तो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ग्रिस, जी फॉर गैंग बॉस, आर फॉर रिपेयर बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर एंड एस फॉर स्पीड बॉस। तो टेलर का मानना क्या है कि अगर वर्कर्स के अंदर आप इफ़िशियंसी या क्रिएटिविटी या स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं तो आप इन 8 के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कारण ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टेक्निक है टेलर का, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है किसके, अगर याद करें तो फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड का। वहाँ फेयोल का मानना था कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव कमांड अनअकाउंटेबल टू वन सुपीरियर और बॉस। जहाँ टेलर का मानना है कि अगर प्लानिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो इफ़िशिएंट या कॉम्पिटेंट तभी होगा जब उसके अंडर में जो फॉरमैन है वो इफ़िशिएंट या कॉम्पिटेंट हो। और इसके लिए उस व्यक्ति विशेष में इंटेलिजेंस जैसा गुण, टैक्टफुली काम करना, जजमेंट लेने का डिसीजन, स्पेशल नॉलेज हो, साथ ही साथ एनर्जी हो, ऑनेस्टी हो या गुड हेल्थ हो। तो नॉर्मली माना यही जाता है कि ये सभी गुण किसी व्यक्ति विशेष में पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए टेलर ने मल्टीपल फॉरमैन या सुपरवाइजर्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब हर एक फंक्शनल फॉरमैन्स का अपना अपना काम है। जैसे अगर बात करें डिसिप्लिनरियन का तो वो इंश्योर करता है डिसिप्लिन फैक्ट्री में।
बात करें इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का, तो वो इंस्ट्रक्शन बनाता है, तैयार करता है किसके लिए? फॉर दी वर्कर्स। अब अगर बात करें टाइम एंड कॉस्ट कलर का, तो वो क्या स्टार्टिंग टाइम होगा, क्या एंडिंग टाइम होगा, साथ ही साथ हर एक जॉब का एक कॉस्ट शीट तैयार करता है कौन? टाइम एंड कॉस्ट कलर। बात करें रूट कलर का, तो वो क्या एक वे ऑफ टेक्निक बताता है कि क्या रूट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्लानिंग इंचार्ज के 4 फॉर्मेट्स। अब बात करें प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 फॉर्मेट्स के बारे में, तो पहला गैंग बॉस, जिसका काम क्या है? कीप रेडी वर्ड ऑपरेशंस, मीन्स कोई काम करने से पहले जो जो ज़रूरत है मशीन्स वगैरह का, तो वो तैयार रहे। बात करें दूसरा रिपेयर बॉस का, तो ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है या नहीं। अगर बात करें थर्ड इंस्पेक्टर का, तो वो चेक करता है टाइम टू टाइम कि वर्क का क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। और बात करें चौथे का स्पीड बॉस, तो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो जॉब है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो ये तो हुआ हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में। अब हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है या साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर का बात करें, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मतलब है? यह स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई भी बिजनेस ऑपरेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है? उस बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े कुछ क्या स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। अब यहाँ स्टैंडर्ड को सेट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि उसके प्रोडक्ट के क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड को सेट कर दो, हमारा सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़े साइज, मेजर्स, टाइप्स और वेट्स इत्यादि जैसे क्या चीज़ों का स्टैंडर्ड भी सेट करना होता है। और अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड को सेट करने का, तो इसका शुरुआत, टेलर का कहना है कि इसका जो शुरुआत है वो जब हम किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े मशीन्स या इक्विपमेंट्स या टूल्स का बात करते हैं, तो उसके सिलेक्शन के स्टैंडर्ड को सेट करने से ही हो जाता है। अगर मैनेजर के लिए कहा जाए, तो मैनेजर को कभी भी कोई स्टैंडर्ड सेट करना हो तो उसे वर्क स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, जिसके अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी भी आते हैं। बात करें कुछ कंपनियों का, जैसे नोकिया हुई, एप्पल, नाइकी, वीडियोकॉन, तो ये कुछ ऐसे बड़े ब्रांड हैं जो कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। अब वो मॉडर्न टेक्निक्स हुए जैसे काइजन, 6 सिग्मा। तो इन गुणों के माध्यम से, इन टेक्निक्स के माध्यम से क्या वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं। अब फ़ायदा क्या है स्टैंडर्डाइजेशन से? तो पहला तो हो गया, इट रिड्यूसेस व्हाट गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट कर देता है। दूसरा, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करता है। और तीसरा हो गया कि मैन ऑफ मशीन का जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको भी ये क्या कर देता है? सेट करता है। तो ये तो हो गया क्या बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब बात करें सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन प्रोडक्शन के अनावश्यक वैराइटीज़, जैसे उससे जुड़े साइज़ है या ग्रेड्स है या जो वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक साइज एंड टाइप। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दें तो दिस इज़ द वर्ड सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक कोरोना। तो ये जो पैंडेमिक कोरोना हमारे दुनिया में फैला हुआ है, तो बहुत सारे सैनिटाइजिंग कंपनीज़ क्या कर रहे हैं? अपने सैनिटाइजर्स को बेच रहे हैं। अब हो क्या जाता है कि वो जो अपने प्रोडक्ट को ला रहे हैं, किसी का दाम 100, किसी का दाम 200, किसी का दाम 300 वगैरह वगैरह है। तो एक कंपनी का मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, तो उसमें उसने क्या किया,
अपने प्रोडक्ट्स का जो साइज़ है और जो टाइप है वो ग्रेड क्या कर दिया, बदल दिया। नाउ हिज प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट ₹5 ओनली। व्हाट इज द बेनिफिट? ही विल सडनली इम्प्रूव व्हाट द सेल। क्यों? क्योंकि हर एक लोग क्या, उनके लिए पॉसिबल हो जाता है टू बाई दैट पर्टिकुलर ₹5 पैक। तो ये हो गया अननेसेसरी क्या, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट इन साइज एंड टाइप को एलिमिनेट करना, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्स है हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो तीसरा जो साइंटिफिक टेक्निक है टेलर का, वो हो गया मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो है वो बतलाता है कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। इसका मुख्य मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल जो है वह है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा बेस्ट क्वालिटी। और चौथा वर्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मेथड स्टडी का आखिर सिलेक्शन कैसे हो, क्वेश्चन ये उठता है। तो टेलर का मानना है कि इट शुडंट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब, मीन्स बाय डिक्टेटरशिप। तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए टेलर का मानना है कि आपके पास जितने भी मेथड्स हैं, अज्यूम करते हैं कि कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए दो मेथड्स हमारे दिमाग में आ रहा है, एक लेबर इंटेंसिव, एक वर्ड मशीन इंटेंसिव। मतलब एक लेबर को लगा के काम कर सकते हैं या मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हमको दोनों अप्लाई करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और अप्लाई करने के बाद देखना है कि हमारा जो मकसद है उस मकसद पे कौन कामयाब होता है। द मेथड which will be satisfying word the minimum cost with standard quality with what optimum utilization of resources will be selected as the best method for that particular word organization। अब बात करें कि मेथड को डिसाइड करने का, तो ये जो मेथड का डिसीजन है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स रॉ मटेरियल को लाने के साथ साथ फाइनल प्रोडक्ट बन जाने तक हमें वॉच करना है कि हमारा जो बेस्ट टेक्निक है वो कौन सा होगा। मीन्स हमारा जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा होगा जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी दे रहा है और क्या मिनिमम कॉस्ट भी देता है। चौथा जो साइंटिफिक टेक्निक है वो है मोशन स्टडी। मोशन से समझ में आ रहा है क्या, मूवमेंट्स पे हमारा कितना समय जा रहा है। तो ये ज़रूरत क्यों है? अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, हम लोग कई बार अपने बाइक्स को ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर्स जाते हैं। तो अगर उसको कंपेयर करें एक नॉर्मल क्या वर्कशॉप से, तो नॉर्मल वर्कशॉप में टूल्स वगैरह का कहीं जहाँ तहाँ रखा रहता है, बट आप जब सर्विस सेंटर जाओगे तो वो टूल्स एंड जो मशीन्स है वो ठीक उनके क्या इर्द गिर्द ही रखा रहता है। ऐसा क्यों? तो अगर ध्यान दे, एक जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो काम कर रहा है, अगर एक बंदा जो सर्विस सेंटर में काम कर रहा है वो जब कोई टूल्स को लेने जाता है तो ही कैन टेक दैट टूल्स विद इन अ फ्यू सेकेंड। जबकि दूसरे तरफ अगर जनरल क्या वर्कशॉप में बात करें, उस सर्विस सेंटर में क्या हो रहा है कि एक टूल्स को लाने के लिए उसको कुछ कदम जाना पड़ता है, फिर कुछ कदम से वापस आना पड़ता है। मीन्स यहाँ एक एक काम में उसका मूवमेंट ज़्यादा है, और मूवमेंट ज़्यादा होने से क्या टाइम भी उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में ज़्यादा लगता है।
तो नतीजा ये हुआ कि ही इज़ नॉट एबल टू वट यूज़ हिज फुल एनर्जी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस जॉब। सो इसीलिए मोशन स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टेलर का मानना है कि मोशन स्टडी का मकसद क्या है। तो मोशन स्टडी का मकसद हुआ कि एक जॉब को परफॉर्म करने में वर्कर्स के मूवमेंट में कितना समय लगता है। दूसरा तो जो मकसद हो गया वो है कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। और तीसरा जो हो गया कि अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है या वेस्टफुल मूवमेंट हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करना। तो ये मकसद है किसका, मोशन स्टडी का, अकॉर्डिंग टू FW टेलर। तो टेलर का मानना है कि आप एक काम करो या ऐसे सुटेबल्स क्या टूल्स या मशीन्स को डेवलप करो या ऐसा अरेंजमेंट करो जिसके माध्यम से क्या हो, ये मूवमेंट्स को कम किया जा सके। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, तो टेलर ने कहा कि यू गो फॉर दी मोशन स्टडी। अब ये पॉसिबल कैसे है, तो इन्होंने कहा कि एक एवरेज वर्कर्स ले लो और एवरेज वर्कर्स के परफॉर्मेंस को आप नोट डाउन करो, उनके मूवमेंट्स को नोट डाउन करो। और ये एक बार नहीं करना, 100 टाइम्स करो। और नोट डाउन करने के बाद जितने भी मूवमेंट्स है उसमें क्या प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है उसको डिस्टिंग्विश कीजिए। और जो अनप्रोडक्टिव क्या मूवमेंट्स है उसको जितना कम कर पाए कम करें। और साथ ही साथ दिमाग में याद रखना है कि उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्या टूल्स या पर्टिकुलर मशीन्स या पर्टिकुलर क्या प्लेस वगैरह डिसाइड करें, जिससे हमारा जो अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल मूवमेंट हो रहा है उसको हम कम कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मोशन स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, तो टाइम स्टडी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि एक एम्प्लॉय जब एक जॉब को परफॉर्म करता है अपने फुल क्या स्किल्स एंड नॉलेज के साथ, तो उसे आखिर उस जॉब को परफॉर्म करने में वक्त कितना लगता है। साथ ही साथ टाइम स्टडी का जो मकसद है वो क्या है, तो एक एम्प्लॉय एक लिमिटेड टाइम में आखिर कितना जॉब कंप्लीट कर सकता है। दूसरा कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में। तीसरा कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आखिर कौन है। अब जब बात उठता है कि टाइम स्टडी को करने का, तो मैनेजर्स टाइम स्टडी कैसे करेगा, तो ऐसे में टेलर का मानना है कि दिस शुडंट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन और बाय विश ऑफ द मैनेजर। ये नहीं कि आज मन में आया तो हम क्या डिसाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वी विल नॉट गेट द 100% पोटेंशियल। सो टेलर का कहना है कि यू टेक एन एवरेज एम्प्लॉयज़ और एक स्टॉप वॉच ले लो और उनके हर एक सेकेंड्स ऑफ वर्क को क्या करो, स्टॉप वॉच के माध्यम से रिकॉर्ड करो। और ये एक बार नहीं करना, ये 100 टाइम्स रिपीट करना है। बाद में जाकर के आप एक क्या करो, एक एवरेज वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे क्या एक टाइम स्टैंडर्ड सेट कर दो। अब अगर कोई बंदा या एम्प्लॉय वो जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अंदर उस जॉब को कंप्लीट कर पाया, मीन्स दैट इज़ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर नहीं, सो दैट एम्प्लॉय शुड बी कॉल्ड एज inefficient employee of your organization. So this is all about time study. The sixth one scientific technique is fatigue study. Fatigue means क्या होता है, to take a rest. So fatigue study determines the amount and frequency of rest intervals required in a completion of a particular job. कहने का मतलब एक जॉब को कंप्लीट करने में आखिर कितने और कितने बार रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है।
अब इसकी ज़रूरत क्यों है? हम लोग जानते हैं कि लेबर्स जो होते हैं या जो वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। कई बार अनसुटेबल जॉब परफॉर्म करना पड़ता है, कई बार लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो ऐसे में उनके एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अब जहाँ हैवी वर्क है वहाँ क्या इंटरवल्स में एक शॉर्ट ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है टू रीगेन ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्कर्स। अब बात उठता है कि फैटिग स्टडी कैसे किया जाए। तो टेलर का मानना है कि मैनेजर शुड वॉच कि एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली व्हेन ही स्टार्ट हीज एनर्जी एट इट्स टॉप, वो काम करते करते आखिर किस समय घटना चालू होता है। और इसका स्टडी आप एक एवरेज एम्प्लॉय पे कीजिए, नॉट अ सिंगल टाइम, डू इट बाई 100 टाइम्स एंड यू विल गेट अ रिजल्ट कि हमारा फैटिग स्टडी ये बतला देगा कि वहाँ पे कितना और कितने बार रेस्ट इंटरवल हमारे एम्प्लॉय को देना चाहिए, जिससे वो री एनर्जाइज हो जाएंगे, रीबूस्टअप होंगे और फिर से अपने काम को ठीक उसी तरह कर पाएंगे जिस तरह दे आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम। मीन्स दे कैन गिव द 100% ऑफ देयर एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ड टाइम स्टडी। Now the seventh one is differential piece weight system. Differential piece weight system का मतलब क्या है? तो टेलर का मानना है कि दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो हो गया एफिशिएंट, दूसरा हो गया इनएफिशिएंट, एंड द बोथ वन विल हैव टू बी पेड द डिफरेंट वेजेस। नाउ व्हाई? कहने का मतलब टेलर का मानना है कि जो इफ़िशिएंट है उनको अलग क्या पे मिलना चाहिए और जो इनएफिशिएंट है उनको अलग मिलना चाहिए। आखिर इसका ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए कि जो इनएफिशिएंट है अगर उनको ये फील होगा कि भाई हम अगर थोड़ा काम और इम्प्रूव कर लें तो वी विल गेट पेड मोर, ऐसे में वो लोग मोटिवेटेड हो पाएंगे कि नहीं, वी हैव टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। तो ये हो गया मकसद क्या, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम का। अब इसका निर्धारण कैसे हो? तो मैनेजर शुड सेट अप अ स्टैंडर्ड बाय टाइम एंड मोशन स्टडी। एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है कि इतने समय में एक वर्कर इतना प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। जैसे एक एजम्पशन मान लेते हैं कि एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बंदा है ए और बी। ए प्रोड्यूस किया है 20 यूनिट्स, बी प्रोड्यूस किया है 15 यूनिट्स। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड क्या है, 20 या 20 से क्या ज़्यादा अगर कोई प्रोड्यूस करता है सो ही विल बी पेड रुपीज़ सपोज 50 ईच। और अगर लेस देन कोई 20 पीक प्रोड्यूस करता है तो ही विल बी पेड हाउ मच, 40 ईच। तो अगर क्वेश्चन आया कि हाउ मच ए विल गेट एंड हाउ मच बी विल गेट, आंसर क्या होगा? सो 20 इंटू 50 दैट इज 1000। और इसके लिए बात करें तो 15 इंटू 40 दैट इज 600। सो हाउ मच द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 400 जस्ट फॉर 5 यूनिट्स। सो ये जो 400 का डिफरेंस है ये बी को मोटिवेट करेगा कि ना, मुझे और एफिशिएंसी अपना बढ़ाना होगा कि ये जो 400 का मुझे क्या नुकसान हो रहा है
वो मुझे बाद में गेन हो पाए। तो दिस इज द मोटिव ऑफ व्हाट टेलर थ्रू डिफरेंशियल पीस वेज क्या सिस्टम। नेक्स्ट इज वर्क स्टडी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क स्टडी? वर्क स्टडी इंस्यूज व्हाट the maximum production with minimum cost with what extracting the other benefits of time study, motion study, method study as well as what fatigue study. And the last one is mental revolution. टेलर का मानना है कि दो ग्रुप्स हैं, एक होता है वर्कर ग्रुप्स, दूसरी तरफ है हमारा क्या मैनेजर्स ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे के लिए शत्रु बने रहते हैं। मैनेजर्स ग्रुप सोचता है भाई कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, और हमेशा वर्कर्स क्या सोचते हैं कि भाई वी आर व्हाट पेड लेस, वी आर ओवरबर्डन विथ आवर व्हाट जॉब। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाता है, ये एक रोड़ा बन जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। साथ ही साथ what we are getting a kind of mental revolution by the change in their mental thinking, and it may impact what a positive results for the organizational growth of the organization. अब आते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अछूते रह गए हैं लेकिन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो है क्या? तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लिए वो है डिफरेंसेस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडी। तो एक तो हो गया मीनिंग, उसे छोड़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है पर्पस। तो टाइम स्टडी का पर्पस क्या है? टाइम स्टडी क्या करता है कि स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है, किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। और मोशन स्टडी का बात करें तो ये अननेसेसरी जो मूवमेंट्स है उसको वो कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स। तो टाइम स्टडी के कारण कोई न्यू मेथड डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन मोशन स्टडी में क्या होता है कि जो अननेसेसरी एलिमेंट्स है उनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे में एक नई स्ट्रैटेजी या नई मेथड्स को हम डेवलप कर पाते हैं। थर्ड अगर डिफरेंस की बात करें दैट इज़ टूल्स ऑफ स्टडी। तो इसका जो स्टडी है टाइम स्टडी में, टाइम स्टडी जो है वो बेस्ड होता है किस पे? स्टॉप वॉच पे। और मोशन स्टडी जो है वो किसके थ्रू हो पाता है? मूवी कैमरा। मीन्स वी कैन कीप आइज ऑन आवर व्हाट एम्प्लॉयज़, व्हाट दे आर डूइंग, व्हेन दे आर डूइंग एंड व्हेन दे आर टेकिंग रेस्ट एंड ऑल। तो ये हो गया क्या? टाइम एंड मोशन स्टडी के बीच का डिफरेंस। अब आते दूसरे टॉपिक पे, वो हो गया एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो पहला इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। अब इम्प्रूव एफिशिएंसी कैसे पॉसिबल है? तो हम लोगों ने पढ़ा था टेक्निक क्या? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? एक वर्कर्स के अंदर एफिशिएंसी को ग्रो कर पाते हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग क्या? बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या कर पाते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा पाते हैं। इसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ मार्केट बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अच्छा मेथड यूज़ कर पा रहे हैं, टाइम सेव कर पा रहे हैं, मोशन पे कंट्रोल है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम कम लागत में चीज़ों को तैयार कर पाते हैं। नतीजा ये कि वी कैन कीप द प्राइस लेस एंड द बेनिफिट्स वी विल गेट इन द मार्केट दैट वी कैन व्हाट कैप्चर द मैक्सिमम मार्केट। अब बात करें फोर्थ, दैट इज बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावे हम लोगों ने बात किया था कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग।
तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, वो प्रोडक्शन से जुड़े 7 वेस्ट्स उसको कम करता है। वो 7 वेस्ट्स क्या है? पहला तो हो गया वेटिंग टाइम, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा है मोशन, पांचवा इन्वेंट्री, छठा स्क्रैप और सातवां हो गया कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिससे फ़ायदा होता है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं और साथ ही कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। दूसरा है काइजन। ये एक्चुअली में एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। अब इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बाय एलिमिनेटिंग द वेस्ट। और साथ ही साथ इनका जो अप्रोच होता है वो अप्रोच क्या है कि जस्ट इन टाइम डिलीवरी करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज वर्क देंगे और साथ ही साथ क्या, सही इक्विपमेंट को सही जगह पे यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया काइजन का कॉन्सेप्ट। और 6 सिग्मा का बात करें तो 6 सिग्मा के थ्रू क्या होता है, हम इनएफिशिएंसी को सामने ला पाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि हम टाइम को सेव कर पाते हैं, मनी को सेव कर पाते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी वेरिएशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ड दिस चैप्टर. So finally we have finished the second chapter also, that is principles of what? Management.